हेलो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में आप पढ़े थे प्रिपरेशंस ऑफ फिनाल, जिसमें आपको बताया गया होगा कि क्लोरोबेंजीन से फिनाल कैसे बना सकते हैं। ठीक, क्यूमीन से फिनाल के बनाने के तरीके पढ़े होंगे आप लोग। सैलिसिलिक एसिड से डिकार्बोक्सिलेशन से कैसे फिनाल बनता है ये पढ़ा होगा। और अगला मेथड आप पढ़े होंगे डाइजोनियम साल्ट के हाइड्रोलिसिस से कैसे बनता था। और लास्ट मेथड पढ़े होंगे बाय ऑक्सीडेशन ऑफ टॉल्यूइन, टॉल्यूइन के ऑक्सीडेशन से फिनाल कैसे बनता है। ठीक, तो आज का हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ फिनाल। ठीक, जैसे आप हमेशा पढ़ते आए हैं प्रॉपर्टीज, हम पहले फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ते हैं फिर केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी वैसी प्रॉपर्टी होती है जिसमें केमिकल बॉन्ड न तो टूटते हैं न तो बनते हैं, केवल स्टेट चेंज हो सकता है। उनकी सॉल्युबिलिटी क्या होती है, उनकी बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, उनका कलर क्या होता है, उनका ऑर्डर क्या होता है, ये सब पढ़ते हैं। ठीक, तो चलिए एक एक फिजिकल प्रॉपर्टी को पढ़ते हुए चलते हैं। देखिए सबसे पहले देखिए जो फिनाल होता है कलरलेस सॉलिड होता है, लेकिन ये जैसे ही एयर के कांटेक्ट में आता है कलर्ड हो जाता है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी लिखिए, इसको लिखिए, फिनाल इज कलरलेस। पहली प्रॉपर्टी लिखेंगे क्या, फिनाल इज कलरलेस। फिनाल इज कलरलेस। फिनाल इज कलरलेस and it become colored, and it becomes colored, and it becomes colored on exposure to air, on exposure to air, एक्सपोजर टू एयर, यानी कि जैसे ही एयर के कांटेक्ट में आता है फिनाल कलर्ड हो जाता है। ठीक, चलिए ये पहली प्रॉपर्टी थी फिजिकल। सेकंड प्रॉपर्टी देखिए, जो फिनाल होता है इसकी जो बॉइलिंग पॉइंट होता है 41 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि 41 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे ये बॉयल होने लगता है। ठीक, और आपको पता है कोई चीज बॉयल कब होता है, जब किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है, तब चीजें बॉयल होती हैं, है ना। तो सीधे सीधे लिख लीजिए, लिखिए इट्स मेल्ट, लिखिए इट्स बॉइलिंग पॉइंट, लिखिए पहले मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट लिखिए, लिखिए सबसे पहले बॉइलिंग पॉइंट, इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज, इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज, यानी कि जो फिनाल होता है उसकी जो बॉइलिंग पॉइंट होता है लगभग 182 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, 182 डिग्री सेंटीग्रेड, एंड इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज, एंड मेल्टिंग पॉइंट, एमपी मतलब मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट इज 41 डिग्री सेंटीग्रेड। तो कहने का मतलब फिनाल कलरलेस होता है, सॉलिड नेचर का होता है, जैसे जैसे ये एयर के कांटेक्ट में आता है कलर्ड हो जाता है। इसकी जो बॉइलिंग पॉइंट होता है 182 डिग्री सेंटीग्रेड और जो मेल्टिंग पॉइंट होता है 41 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक, देखिए एक चीज और जान जाइए कि फिनाल जो होता है वाटर में सॉल्युबल होता है। क्यों सॉल्युबल होता है, आप जानते हैं कि जब कोई हाइड्रोजन फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन से जुड़ी होती है, तो दूसरे किसी हाइड्रोजन से अगर होता है तो उससे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, करने का मतलब कि हाइड्रोजन जब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन से जुड़ा होता है तो किसी दूसरे कंपाउंड में जो हाइड्रोजन होता है तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हाइड्रोजन से एक प्रकार का वीक बॉन्ड बनाता है जिसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। उसी तरह फिनाल भी वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने के कारण फिनाल वाटर सॉल्युबल होता है। ठीक, तो सॉल्युबिलिटी इसकी किस में होती है, वाटर में।
तो इसको अगली पॉइंट लिखिए फिनाल। चलिए यहां से लिखते हैं। फिनाल का नेचर कैसा होता है? ये वाटर सॉल्युबल होता है। ठीक, वाटर सॉल्युबल में क्यों होता है? देखिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात करें तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग दो तरह की होती है ना, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड इंट्रामॉलिक्यूलर। जब दो अलग कंपाउंडों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है तो उसे कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर। जब एक ही कंपाउंड के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है तो उसे कहते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक, तो पॉइंट आपको लिखना था कि फिनॉल इज वाटर सॉल्युबल। चलिए इसको लिखिए। देखिए फिनॉल इज वाटर सॉल्युबल। वाटर सॉल्युबल मतलब पानी में घुलनशील होता है। वाटर सॉल्युबल क्यों वाटर सॉल्युबल होता है? क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं। ठीक, वाटर सॉल्युबल क्यों होता है? इट इज ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मतलब फिनाल और वाटर के बीच में, यानी कि फिनाल अलग वाटर अलग, तो इसके बीच में बॉन्डिंग होती है तो दो अलग अलग मॉलिक्यूल, तो इसके बीच जो वाटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा तो उसे कहेंगे इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक, देखिए फिनाल इज वाटर सॉल्युबल, इट इज ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इट इज ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण फिनाल वाटर में क्या होता है? सॉल्युबल होता है। और किससे बनाता है? वाटर ना। फिनाल इज वाटर सॉल्युबल, इट इज ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग विथ वाटर यानी कि H2O से ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है। ठीक, और कैसे बनाता है? चलिए ये देखिए क्या होता है। जैसे ये क्या है? बेंजीन रिंग, इससे जुड़ा मान लीजिए ऑक्सीजन है और ये चलिए हाइड्रोजन यहां लिख देते हैं। ठीक, तो हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन है। आपको पता है ऑक्सीजन इज सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है? फ्लोरीन। ठीक, फिर क्या होता है? ऑक्सीजन, फिर क्या होता है? नाइट्रोजन, है ना, फिर क्लोरीन, ऐसे होते हैं जिसे हम ट्रिक से याद करते हैं। कैसे? फंकल ब्रिक्स। चलिए कभी बताएंगे आपको। तो ये फिनाल क्या करता है? वाटर से हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है। और आपको पता है वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? H2O। ठीक, और उसी तरह ढेर सारे मॉलिक्यूल हो सकते हैं फिनाल के। चलिए तो ये फिनाल हो गया, इसे क्या कहते हैं? ये फिनाल है और ये क्या है? H2O बने का वाटर है। तो होता क्या है कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जब किसी हाइड्रोजन से जुड़ा होता है तो दूसरे किसी मॉलिक्यूल जिसमें हाइड्रोजन होता है तो उससे एक प्रकार का बॉन्ड बनता है जिसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग को डॉट डॉट से शो किया जाता है। जैसे यहाँ ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड जुड़ा तो यहाँ ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड जुड़ा, ऐसे सो ऑन एक लंबा कंपाउंड चेन बन सकता है। और इसी के कारण वाटर इसको अपने आप में घोल पाता है, सॉल्युबल कर पाता है। ठीक, अब देखो जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहां बना है फिनाल और वाटर के बीच बना, यानी कि दो अलग अलग या दो मॉलिक्यूल के बीच में बना है, तो इसे कहेंगे इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यानी कि ये भी इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये भी। ठीक, इसे क्या कहेंगे? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। चलो यहीं लिख देते हैं इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक, तो ये इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ये भी और ये भी। इसी तरह इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण
ये फिनाल वाटर में सॉल्युबल होता है। देखो इसी तरह एक कंपाउंड आप पढ़े होंगे, बार बार पूछा जाता है, आर्थोनाइट्रोफिनाल। ये भी फिनाल है, चलो इसके बारे में बता देते हैं। कहा जाता है आर्थोनाइट्रोफिनाल के बीच में किस टाइप की हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो जो यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनता है आर्थोनाइट्रोफिनाल एक ही मॉलिक्यूल के बीच में बनता है। तो ऐसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या कहेंगे, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखो होता क्या है कि कई प्रॉपर्टी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से हो जाती हैं डिफरेंट, जैसे फिनाल इस तरह की। जब देखो होता क्या है कि जब इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है तो उस मॉलिक्यूल को वेपराइज करना कठिन हो जाता है, यानी कि उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा हो जाता है, मतलब ज्यादा टेम्परेचर देने पे उबलता है, क्योंकि मॉलिक्यूल बल्की हो जाता है, बड़ा हो जाता है, मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता जाता है, एक जीएंट स्ट्रक्चर बनाता चला जाता है। लेकिन जो इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाले कंपाउंड होते हैं तो एक ही मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से उनका आइसोलेट हो जाते हैं, तो उनका कम टेम्परेचर पे भी वेपर बन जाते हैं, आसानी से उनको वेपराइज किया जाता है, उनकी बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाती है, तो कई प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। ठीक, चलिए देखते हैं अगली प्रॉपर्टी, जैसे आर्थोनाइट्रोफिनाल। कहते हैं आर्थोनाइट्रोफिनाल इज स्टीम वोलाटाइल होता है। स्टीम वोलाटाइल मतलब कि अगर उस कंपाउंड को स्टीम से पास करें तो आसानी से वेपराइज हो जाता है, वोलाटाइल हो जाता है, मतलब कम टेम्परेचर से भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण। ठीक, तो कुछ पॉइंट आप पहले लिख लीजिए, अब एक्सप्लेन करते हैं। लिखिए आर्थोनाइट्रोफिनाल इज, लिखिए आर्थोनाइट्रोफिनाल, ओ फॉर आर्थो, आर्थो आर्थो नाइट्रोफिनाल इज, आर्थोनाइट्रोफिनाल इज स्टीम वोलाटाइल, स्टीम वोलाटाइल। ये प्रैक्टिकल एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। आर्थोनाइट्रोफिनाल इज कैसे पूछा जाता था कि आर्थोनाइट्रोफिनाल को आप किस मेथड से डिस्टिलेशन करते हैं। ठीक, सिंपल स्टीम डिस्टिलेशन मेथड से करते हैं ना। तो आर्थोनाइट्रोफिनाल इज स्टीम वोलाटाइल, ओ आर लो बॉइलिंग पॉइंट, या कह सकते हैं आर लो बॉइलिंग, लो बॉइलिंग इसीलिए क्या हो गया क्योंकि आइसोलेट हो गया ना, लो बॉइलिंग पॉइंट। ठीक, यानी कि इसकी बॉइलिंग पॉइंट कैसे होती है, कम हो जाती है ना। चलिए इसको लिख लीजिए, लो बॉइलिंग पॉइंट। आपको तो पता है बॉइलिंग पॉइंट क्यों और कब होता है ना, लो बॉइलिंग पॉइंट। अब लो बॉइलिंग पॉइंट होती क्यों है, क्योंकि इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण होती है ना। लो बॉइलिंग पॉइंट कंपाउंड, देन इट्स, लिख लीजिए अभी बताते हैं, देन इट्स मेटा एंड पैरा, मेटा एम फॉर मेटा, लिख देते हैं मेटा एंड पैरा। चलिए लिख देते हैं एम फॉर मेटा एंड पैरा, पैरा पी ना, मेटा एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल, नाइट्रोफिनॉल। ठीक, क्या है, आर्थोनाइट्रोफिनॉल इज स्टीम वोलाटाइल एंड लो बॉइलिंग पॉइंट कंपाउंड, देन इट्स मेटा एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल। ठीक, अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाए जाते हैं। तो लिखिए इट इज ड्यू टू, इसी में लिख लीजिए। ठीक, इट इज ड्यू टू, ड्यू टू इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग।
इंट्रा मालिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंट्रामालिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक, इंट्रामालिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण आर्थोनाइट्रोफिनॉल की जो बॉइलिंग पॉइंट होती है उसके मेटा और पैरा के कंपैरिजन बहुत कम होती है। क्यों होती है, चलिए यहां देखते हैं। देखिए, जो आर्थोनाइट्रोफिनॉल होता है कुछ इस तरह से होता है, आर्थोनाइट्रोफिनॉल। ठीक, जैसे देखिए ये बेंजीन रिंग हो गया, जैसे मान लीजिए इससे कोई OH ग्रुप जुड़ा है ना, हाइड्रॉक्सिल ग्रुप जैसे O और H। ठीक, चलिए OH। अब देखो, अगर ये बेंजीन रिंग है, मेन फंक्शनल ग्रुप OH है, तो इसके कंपैरिजन में ये आर्थो पोजीशन होगा कि नहीं होगा? ये आर्थो होगा, ये पोजीशन आर्थो होगा, ये मेटा होगा ना, समझ में आ रहा है ना? ये दोनों पोजीशन क्या होगी? आर्थो। चलो ऐसे नहीं समझ पा रहे हैं, यहां देखते हैं। बेंजीन रिंग हो गया और इसे क्या जुड़ा है? ऑक्सीजन, और इसे जुड़ा है क्या? हाइड्रोजन। ठीक, अब तो समझ पा रहे होंगे आप कि जो OH है, ठीक, ये मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, ये हाइड्रोजन है। ठीक, अब ये पोजीशन फिनॉल की, ये पोजीशन क्या होगी? आर्थो होगी, और ये दोनों पोजीशन क्या होगी? मेटा होगी, और ये पोजीशन क्या होगी? पैरा। इतनी बात समझ में आती है आपको? यानी कि फिनॉल में दो आर्थो पोजीशन है, दो मेटा पोजीशन है और एक पैरा पोजीशन है। तो हम बना रहे हैं कि आर्थोनाइट्रोफिनॉल। कहने का मतलब फिनॉल के आर्थो पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप लगा होगा, यानी कि NO2 ग्रुप लगा होगा। तो यहां से जैसे मान लीजिए NO2 ग्रुप है, ठीक, तो NO2 ग्रुप अगर लगा होगा तो होता है क्या? NO2 में एक नाइट्रोजन से ऑक्सीजन डबल बॉन्ड होता है और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़ा होता है ऑक्सीजन। ठीक, अब देखिए, तो यहां जो आर्थो पोजीशन, क्योंकि आर्थो पोजीशन से जो नाइट्रोजन से जुड़ा ऑक्सीजन ये मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो ये क्या करेगा? इस हाइड्रोजन के पास होने की वजह से एक इंट्रामालिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, यानी कि एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनता है, और यह हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक ही मॉलिक्यूल के बीच में बनता है, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर बनता है। तो इसलिए इसे कौन सा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा? इंट्रामालिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसे क्या कहेंगे? इंट्रामालिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंट्रा मालिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक, अब होगा क्या? इस इंट्रामालिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण ये मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूलों से एसोसिएट नहीं हो पाएगा, आइसोलेट हो जाएगा। तो जब थोड़ा सा भी हीट देंगे तो आसानी से वेपर में बदल जाएगा, आसानी से बॉयल होने लगेगा। ठीक, अब वहीं देख लीजिए, मेटा और पैरा की बात करते हैं थोड़ा। चलो देखो, जैसे ये फिनॉल हो गया OH। ठीक, अगर यहां पर मेटा होता, ये क्या है? मेटा पोजीशन पे जुड़ा है। अच्छा, इसका नाम क्या है? आर्थो पोजीशन पे जुड़ा है, और जुड़ा क्या है? नाइट्रो, आर्थो नाइट्रो। और किससे जुड़ा है? ये फिनॉल से जुड़ा है, तो इसका नाम क्या होगा? आर्थो नाइट्रो फिनॉल। ठीक, आर्थो नाइट्रोफिनॉल। अब देखो, अगर यही मेटा पोजीशन पे NO2 ग्रुप लगा होता तो इससे हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना पाता, क्योंकि डिस्टेंस ऑक्सीजन यानी कि इस पहले और यानी तीसरे पोजीशन पर, तो इसकी ज्यादा डिफरेंस होने की वजह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग वीक बॉन्ड होता है, इसलिए इससे बॉन्ड नहीं बना पाता। ठीक, तो यहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो पाती है। उसी तरह मॉलिक्यूल दूसरा अगर कोई होता, इसको लिखिएगा नहीं, पैरा पोजीशन पे होता, ये मेटा नाइट्रोफिनॉल होगा। अगर पैरा पोजीशन पे नाइट्रो लगा होता तो क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन पाती? नहीं बन पाती, क्योंकि डिफरेंस और ज्यादा हो गया। तो इसीलिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग न बने के कारण और इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाने के कारण इसकी जो बॉइलिंग पॉइंट होती इसके कंपैरिजन में कम होती है। ठीक, ये तो बातें थी फिजिकल प्रॉपर्टी के अंतर्गत। इतना चीजें आपको फिजिकल प्रॉपर्टी में सीखना था, है ना?
उम्मीद करते हैं समझ आया होगा। चलिए अब केमिकल प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। देखिए केमिकल प्रॉपर्टी की बात अगर करें तो सबसे पहले सुनो, फिनाल एक एसिडिक नेचर शो करता है। क्यों करता है? आप जानते हैं एसिड क्या होते हैं, जो आसानी से H+ देते हैं सॉल्यूशन में उसे एसिड कहते हैं, और जो जितने आसानी से दे पाता है उसे कहते हैं उतना ज्यादा एसिड है, यानी कि उतना ज्यादा स्ट्रांग होता है। ठीक उसी तरह जो फिनाल होता है अपने सॉल्यूशन में H+ देने की टेंडेंसी रखता है, यानी कि एसिडिक बिहेवियर शो करता है। क्यों करता है अभी बताते हैं। तो सबसे पहले लिखिए केमिकल प्रॉपर्टीज। किसकी केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं हम लोग? फिनाल की केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक, केमिकल प्रॉपर्टीज हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं, अब केमिकल प्रॉपर्टी। देखिए केमिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहले प्रॉपर्टी आपको पढ़ना है एसिडिक नेचर ऑफ फिनाल। तो सब फर्स्ट प्रॉपर्टी आप पढ़ेंगे क्या? एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल। ठीक, फिनॉल का एसिडिक नेचर क्या होता है, ये किस तरह से और क्यों एसिड की तरह बिहेव करता है, क्यों सॉल्यूशन में H+ आयन देने की टेंडेंसी रखता है। ठीक, तो सबसे पहले देखो जो फिनॉल होता है, जैसे आप इसको लिखिएगा नहीं, अभी हमने अभी बताया था डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, इससे क्या जुड़ा था? OH। तो आपको पता है ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर होते हैं, आपको बताया गया था कई बार, आप जानते हैं जब कभी लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड आपस में कंजुगेशन होते तो वहां रेजोनेंस होता है। उसी तरह अगर कोई पॉजिटिव चार्ज आपस में सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड होते हैं तो कंजुगेशन, तो वहां भी रेजोनेंस होता है। अगर उसी तरह नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड आपस में कंजुगेशन में होते हैं तो वहां भी रेजोनेंस होता है। उसी तरह अगर फ्री रेडिकल कंजुगेशन में होता है सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड के तो वहां भी रेजोनेंस होता है। ये तो कंडीशन होती है रेजोनेंस की। तो उसी तरह यहां पर पॉजिटिव हम लोन पेयर इलेक्ट्रॉन सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड कंजुगेशन, तो रेजोनेंस पाया जा रहा है। ठीक, और रेजोनेंस होता क्या है कि रेजोनेंस की प्रॉपर्टी ये होती है कि कोई कंपाउंड जिसमें कंजुगेशन पाया जाता है और ये कंडीशन को फॉलो करते हैं जो हम बताएं, पॉजिटिव नेगेटिव कंजुगेशन में हो, फ्री रेडिकल कंजुगेशन में हो, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड आपस में कंजुगेशन में हो, तो वहां रेजोनेंस होता है। ठीक, अब रेजोनेंस होने की वजह से जितने जिस कंपाउंड में कंजुगेशन होगा उतने नंबर के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं। ठीक, अब फिनॉल में क्या होता है, इस रेजोनेटिंग के कारण इसमें H+ डोनेट करने की टेंडेंसी डेवलप हो जाती है, जिससे कारण फिनॉल को एसिडिक बिहेवियर आ जाता है। इसीलिए कहा जाता है फिनॉल एसिडिक नेचर शो करता है। चलिए हम आपको बताएंगे। देखिए एक चीज और बता रहे थे हम आपको रेजोनेंस के बारे में। देखो रेजोनेंस में क्या होता है, हर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में नंबर ऑफ एटम सेम होते हैं, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड सेम होते हैं, लेकिन जहां पहले सिग्मा वहां पाई बॉन्ड, जहां पाई बॉन्ड वहां सिग्मा बॉन्ड, यानी कि बॉन्डों का ओरिएंटेशन चेंज होता है, लेकिन नंबर ऑफ एटम का ओरिएंटेशन कभी चेंज नहीं होता है। किस कंपाउंड जितना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं वो कंपाउंड उतना ज्यादा स्टेबल होता है, और कोई कंपाउंड कितना ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएगा जिसमें जितना कॉन्जुगेशन होगा। इतनी बात समझ में आई। चलिए अब देखते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बेंजीन में बनता है, फिनॉल में कितने बनते हैं और कैसे बनते हैं। तो सबसे कुछ स्टेटमेंट है, लिख लीजिए। लिखिए फिनॉल इज एसिडिक इन नेचर ड्यू टू, थोड़ा सा लिख लीजिए फिर और बताते हैं। इसमें लिखिए फिनॉल इज एसिडिक इन नेचर। फिनॉल एसिडिक नेचर का शो करता है। ठीक, ड्यू टू किसके कारण? रेजोनेंस के कारण।
ड्यू टू रिजोनेंस अकर इन फिनॉल, ड्यू टू रिजोनेंस अकर्स इन फिनॉल। कहने की मतलब फिनॉल एसिडिक नेचर शो करता है। एसिडिक नेचर क्यों शो करता है? क्योंकि इसमें रिजोनेंस होता है। देखिए रिजोनेंस कैसे होता है, चलिए एक एक स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं। देखिए ये हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं फिनॉल का, ठीक। आपको पता है ऑक्सीजन 16 ग्रुप का एलिमेंट है और इसमें 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो देखो यहां पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में है, तो इसका मतलब यहां पे रिजोनेंस पाया जाएगा, पहली बात। अब बात आती है कितने रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, तो जितनी जगह पे कॉन्जुगेशन होगा उतने रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। तो देखो क्या है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन सिंगल डबल, एक कॉन्जुगेशन, फिर डबल सिंगल, फिर 2, फिर डबल सिंगल 3, डबल सिंगल 4। तो कहने का मतलब इस फिनाल में टोटल कितने रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे? 4। इतनी बात समझ में आया? इतना देख के बता सकते थे, ठीक। कितने रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, रिजोनेंस कंपाउंड में पाया जा रहा है कि नहीं, सारी कंडीशन में आपको बता चुके हैं। अब देखिए अब होगा क्या कि जब कॉन्जुगेशन पाया जा रहा है तो इसका मतलब तो ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन इस सिंगल बॉन्ड को दे देगा, ऑक्सीजन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड को दे देगा, ठीक। जब इसको दे देगा तो यहां पर क्या डबल बॉन्ड आएंगे कि नहीं आएंगे ना। जब ओवरऑल करने का मतलब यहां डबल बॉन्ड हो जाएंगे तो आपको पता है कार्बन टेट्रावैलेंट होता है, पेंटावैलेंट होता नहीं, तो इसलिए ये बॉन्ड शिफ्ट होगा यहां पे। बात समझ में आया कि नहीं? ये बॉन्ड शिफ्ट यहां पे हो जाएगा। तो चलिए यानी कि अगले स्टेप में क्या होगा, ये बॉन्ड शिफ्ट होके यहां पे आ गया। अब देखो होता क्या, एक चीज और जान जाइए, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर जब भी लिखते हैं तो डबल हेडेड एरो से शो करते हैं, ठीक। चलिए तो जब देखो जब इसके पास ये अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन इसके बीच दिया तो यहां डबल बॉन्डेड हो जाएंगे, तो ऑक्सीजन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो जाएगा। तो ओवरऑल ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा ना, क्योंकि अपने इलेक्ट्रॉनों को ये डोनेट किया। इतना समझ में आया? तो इसका पॉजिटिव चार्ज हो गया और ये पाई बॉन्ड ये कार्बन सेंटर ले रहा है तो इस पे कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज आएगा। इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं? ठीक ना। अगर ऐसी चीजें नहीं समझ में आती हैं थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड वे में समझा सकते हैं। कैसे? देखो यहां जैसे अगर ये लोन पे इलेक्ट्रॉन इसको दिया, इस पे कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव आएगा ना। तो ये एक्सेप्ट किया, इस पे कौन सा आएगा? निगेटिव आएगा कि नहीं आएगा? क्योंकि ये वाला कार्बन एक्सेप्ट किया, जब ये पेंटा तो ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, इस पे आएगा तो इसको ये नहीं किया निगेटिव जाए, और फिर यहां से इलेक्ट्रॉन गया तो जब यहां से इलेक्ट्रॉन गया इस बॉन्ड के कारण इसमें फिर पॉजिटिव आ जाएगा, तो पॉजिटिव निगेटिव न्यूट्रल हो जाएंगे। समझ में आया कि नहीं? चलिए कोई बात नहीं, ये तो मैकेनिज्म होती है, अगर इससे नहीं समझ पाते तो ऐसे सोचिए। अगर ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन कार्बन के बीच में आता तो डबल बॉन्ड हो जाएगा, और जब ये डबल बॉन्ड हुए तो पेंटावैलेंट यहाँ कार्बन हो जाएगा, तो उसी समय ये बॉन्ड शिफ्ट होके यहाँ कार्बन पे आएगा तो इस पे निगेटिव चार्ज और इस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन दिया है और ये कार्बन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया है। चलिए इतनी तो बातें समझ में आ गई होंगी। यानी कि कहने का मतलब इस कार्बन पे कौन सा चार्ज आया? पॉजिटिव, ठीक। इस ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आया? पॉजिटिव। क्यों पॉजिटिव आया? क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन को दिया था। किसको दिया था? बेंजीन रिंग के कार्बन को, तो इसके बीच में कौन सा चार्ज होगा? डबल। इतने यहां सीख जाइए रिजोनेटिंग बनाना, ये हमेशा आपको काम आएगा। केमिस्ट्री जब जब ऑर्गेनिक आएगी हर जगह काम आएगा, तो इसलिए सीखो इसको, ठीक। अब देखो जब ये इसको ले लिया तो ये निगेटिव चार्ज इस पे आएगा, इस कार्बन सेंटर पे निगेटिव चार्ज आया क्योंकि ये पाई बॉन्ड को एक्सेप्ट किया था, है ना, यहाँ हाइड्रोजन लगा रहेगा।
अब देखो जब ये बांड तो टूट गया, लेकिन ये वाला बांड ये वाला तो भी है। बात समझ में आया कि नहीं? अब देखो जो बेंजीन रिंग में चार्ज का मूवमेंट होता है पहले पोजीशन से तीसरे पोजीशन पे होता है, 1 2 3। और वैसे भी देखो निगेटिव चार्ज सिंगल डबल कॉन्जुगेशन है कि नहीं, है ना, तो रिजोनेंस पाया जा रहा है। अब देखो हमने बताया चार्जों का मूवमेंट हमेशा 1 2 3 पोजीशन, पहले पोजीशन से तीसरे पोजीशन, तो पहला पोजीशन जहां पे है वो, दूसरा ये, तीसरा, यानी कि अगले स्टेप में चार्ज यहां कहीं आएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं? चार्ज कहाँ आएगा? यहाँ कहीं आएगा। जब चार्ज यहाँ आया तो पहले पोजीशन से तीसरे पोजीशन, तो यानी कि मूवमेंट कैसे हुआ होगा, ये पाई अपना निगेटिव, निगेटिव का मतलब क्या होता है, एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, तो ये निगेटिव इसको आएगा, इसको दे देगा अपना इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा और ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा। क्यों ब्रेक होगा? क्योंकि ये पेंटावलेंट हो जाता है इसीलिए, तो ओवरऑल निगेटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा। तो अगले स्टेप में क्या बनेगा, इस ऑक्सीजन यहाँ हाइड्रोजन जुड़ा था और इसके बीच में डबल बॉन्ड, और इस पे कौन सा चार्ज था ऑक्सीजन पे, पॉजिटिव। ठीक, अब देखो क्या है, सुनो, अब देखो इस पॉजिटिव के कारण यहाँ कौन सा चार्ज, डबल बॉन्ड हुआ कि नहीं। अब यहाँ बॉन्ड आया तो यहाँ पे कौन सा चार्ज आया, निगेटिव चार्ज आ गया इसकी वजह से, और यहाँ से डबल बॉन्ड पहले से था। ठीक, अब देखिए, अरे ये वाला बॉन्ड कहाँ टूटा था, वही है ना। अब निगेटिव सिंगल डबल, फिर कॉन्जुगेशन पाया जा रहा है, तो फिर चार्ज का मूवमेंट पहले पोजीशन से तीसरे पोजीशन, यानी कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड, यानी कि यहाँ चार्ज कहीं आएगा निगेटिव वाला। तो ओवरऑल कैसे आता है देखिए, ये मतलब अपना इलेक्ट्रॉन लोन पे इसको दे देगा, उसी से साइमल्टेनियसली ये बॉन्ड ब्रेक होगा। क्यों ब्रेक हो जाता था, पेंटावलेंट से बचने के लिए ना। अब देखो, है ना, जब ये यहां आया तो चार्ज यहाँ पे क्या आएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो अगले स्टेप में क्या बना है देखो, ऑक्सीजन निगेटिव चार्ज और कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बना होगा। ठीक, यानी कि यहाँ पहले से डबल बॉन्ड था और ये यहाँ के डबल बॉन्ड हो गया, निगेटिव चार्ज मूव करके कहाँ गया, इस पोजीशन पे आ गया, और यहाँ ऑक्सीजन पहले से पॉजिटिव चार्ज था। इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं? अब देखो, अब क्या होगा कि ये निगेटिव निगेटिव सिग्मा सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड, तो यहां भी कॉन्जुगेशन पाया जा रहा है। जब यहां कॉन्जुगेशन पाया जा रहा है फिर बॉन्डों का मूवमेंट होगा, तो कुछ ऐसे हो जाएगा। ठीक, जब ये कुछ ऐसे होगा तो अगले स्टेप में क्या बन जाएगा, तो ये देखो, ये इसको दे दिए डबल बॉन्ड होगा, फिर ये बॉन्ड इसको इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड टूटा, इस पे ये गया, तो इस पे एक्सेप्ट किया निगेटिव, तो निगेटिव पॉजिटिव न्यूट्रल हो जाएंगे। ठीक, तो ओवरऑल क्या बन जाएगा, ऑक्सीजन हाइड्रोजन, ठीक, सिंगल बॉन्ड, फिर ये जब इसको यहां से क्या था, पहले से डबल बॉन्ड है और यहाँ पहले से डबल बॉन्ड, और ये वाला निगेटिव चार्ज इसको दिया तो यहाँ भी डबल बॉन्ड हो गया होगा कि नहीं हो गया। थोड़ा सा स्ट्रक्चर अच्छे से बना देते हैं, है ना, तो यहाँ क्या होगा, डबल बॉन्ड। अब ध्यान से देखो, ये वाला स्ट्रक्चर, ये वाला स्ट्रक्चर, है ना, केवल बॉन्डों की पोजीशन चेंज हो गई, जहां सिंगल था वहां डबल हो गया, जहां डबल था वहां सिंगल। देखो पहले यहाँ डबल था, यहाँ सिंगल हो गया, यहाँ सिंगल था डबल हो गया, यहाँ डबल था फिर सिंगल हो गया, फिर यहाँ सिंगल था यहाँ डबल हो गया, फिर सिंगल है, यहाँ डबल है तो यहाँ सिंगल है, यहाँ सिंगल है तो यहाँ डबल बॉन्ड हो गया। तो मतलब बॉन्डों की पोजीशन चेंज हो गई, यही तो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर में हो रहा था। और एक चीज और जानिए, जो यहाँ स्ट्रक्चर बनाया गया है ये हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर होते हैं, इसीलिए इसे कहा जाता है कैनोनिकल स्ट्रक्चर या कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर कहा जाता है ना। इसका रियल में कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता है। ठीक, यानी कि बेंजीन की सारी प्रॉपर्टी किसी एक स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन नहीं कर सकते थे, फिनॉल की या बेंजीन की, क्योंकि इतने स्ट्रक्चर पाए जा रहे हैं। तो एक इसका रिजोनेटिंग हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनता है। बात समझ में आया कि नहीं? ये सब क्या है, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। एक रिजोनेंस हाइब्रिड होता है जो इन सब से मिलता जुलता होता है।
बात समझ में आया कि नहीं? रिजोनेंस हाइब्रिड, जो रिजोनेसिंग हाइब्रिड स्ट्रक्चर होगा हम यहाँ बना रहे हैं, उसको ध्यान से देखिए तो चीजें थोड़ा और क्लेरिफाइड होंगी। ठीक, तो होता क्या था देखो, निगेटिव चार्ज पूरे बेंजीन में सर्कुलेट हो रहा है। निगेटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन ही तो है यहाँ, तो इलेक्ट्रॉन पूरे बेंजीन में सर्कुलेट हो रहा है, इवन यहाँ ऑक्सीजन से लेके यहाँ तक। तो कहीं भी देख रहे, जहां डबल था वहां सिंगल हो गया, जहां सिंगल था वहां डबल। तो एक्चुअली जब एक्सपेरिमेंटल में देखा गया तो बेंजीन में न तो प्योरली सिंगल बॉन्ड है न तो प्योरली डबल बॉन्ड, जबकि इनकी इंटरमीडिएट कंडीशन आती है। मतलब बॉन्ड लेंथ सिंगल सिंगल कार्बन का आप जानते हैं कितना होता है, ठीक, 1.4 नैनोमीटर होता है। ठीक, उसी तरह जब डबल बॉन्ड होता है तो 1.2 होता है या 1.33 होता है। तो लेकिन इनके बीच की कंडीशन जो होती है तो 1.23 के बीच की आती है। तो इसी तरह एनर्जी भी सिंगल बॉन्ड से ज्यादा लेकिन डबल बॉन्ड से कम, इंटरमीडिएट। तो ये एक्सपेरिमेंटल प्रूफ पाया गया कि इनके बीच जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इसमें सर्कुलेट करते रहते हैं इस पूरे रिंग में। ठीक, यहां भी ऑक्सीजन कार्बन पार्शियली डबल और सारी जगह पार्शियली डबल बॉन्ड। तो इसीलिए अब देखो जब यहां था तो ओवरऑल यहां पे कौन सा चार्ज है, पार्शियल पॉजिटिव। यहां कौन सा चार्ज था, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज था। और पूरे रिंग में पार्शियल नेगेटिव चार्ज मूव कर रहा था। इसका मतलब पार्शियल नेगेटिव कहां कहां गया था, आर्थो पैरा पोजीशन पे गया था। हम क्या करें, आर्थो पैरा पोजीशन। यहां एक बहुत कॉन्सेप्चुअल बात है, प्लस आर इफेक्ट या प्लस एम इफेक्ट, क्योंकि ये रिजोनेंस पाया जाता है कंपाउंड में, तो यहाँ प्लस आर या प्लस एम इफेक्ट होगा। प्लस आई इफेक्ट या माइनस आई इफेक्ट वहां होता है जब कंपाउंड इलेक्ट्रॉन को खींच रहा होता है, इलेक्ट्रॉन विथड्राविंग ग्रुप होता है, लेकिन वहां रिजोनेंस नहीं होता है। और प्लस आर प्लस एम इफेक्ट वहां होता है जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, अपने से दूर इलेक्ट्रॉन को भेजता है, लेकिन वहां रिजोनेंस होता है। तो यहाँ ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ये अपना ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन इस बेंजीन रिंग को दे रहा है, लेकिन यहाँ रिजोनेंस भी पाया जा रहा है। तो यहाँ कौन सा इफेक्ट होगा, प्लस आर या प्लस एम इफेक्ट। तो आप एक चीज ध्यान रखिए, प्लस एम प्लस आर की वजह से जो निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन कहां कहां गए थे, ये देखो आर्थो पोजीशन है कि नहीं दोनों, और ये पैरा पोजीशन। इसीलिए कहा जाता है, इसको बहुत ध्यान से सुनो, इसीलिए कहा जाता है, ये रिएक्शन में बहुत पार्टिसिपेट होता है चीजें, इसीलिए कहा जाता है फिनाल या प्लस आर प्लस एम इफेक्ट वाले ग्रुप हमेशा आर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। बात समझ में आया कि नहीं? आर्थो पैरा डायरेक्टिंग होने का मतलब कोई भी इलेक्ट्रोफाइल हमेशा सबसे पहले उस सेंटर पे अटैक करेगा जहां इलेक्ट्रॉन अधिक होगा। तो इलेक्ट्रॉन अधिक कहां है, इस आर्थो पे है या इस पैरा पे है। तो इसीलिए कहा जाता है प्लस आर इफेक्ट प्लस एम इफेक्ट वाले ग्रुप आर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। इतनी बातें आपको समझ आ जानी चाहिए। तो यानी कि यहां पर फिनाल क्या शो करता है, प्लस आर या प्लस एम। प्लस आर मतलब रिजोनेटिंग के लिए इसे मेसोमेरिक इफेक्ट भी कहते हैं। बात समझ आया कि नहीं? ठीक, इसको ध्यान से सुनो। और ये कौन कर रहा है, फिनाल कर रहा है। तो इस रिजोनेटिंग के कारण ध्यान से सुनो। अब तो हमने बता दिया कि रिजोनेंस हो रहा है, लेकिन अभी आप यहां नहीं जान पाए कि फिनॉल हाइड्रोजन H प्लस डोनेट कैसे कर रहा है। अब ध्यान से सुनो, यहाँ ऑक्सीजन है यहाँ हाइड्रोजन है। आपको पता है ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, यानी कि मीना है। हाइड्रोजन क्या है, लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव है। तो जब ये लेस इलेक्ट्रॉन शेयर इलेक्ट्रॉन को कौन खींचेगा, ये खींचेगा ना। वैसे भी यहाँ प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज होने की वजह से, और यहाँ पे जब बॉन्ड इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा तो इस पे भी प्लस चार्ज आएगा। तो प्लस प्लस में रिपल्सन के कारण प्रोटॉन यानी कि H प्लस का डोनेशन बहुत आसान हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है फिनॉल एसिडिक नेचर शो करता है। बात समझ में आया कि नहीं? एक चीज और जानिए, फिनॉल का एसिडिक नेचर अल्कोहल से ज्यादा होता है। अल्कोहल से ज्यादा एसिडिक कौन से, फिनॉल। क्यों? क्योंकि रिजोनेंस पाया जाता है। बात समझ में आया? चलो
ठीक, इतनी चीजें तो आपको समझ आ जानी चाहिए। चलिए अब अगली कुछ हम पॉइंट लिखेंगे, फिर उसके बाद और चीजें सीखेंगे। इसमें लिखिए, मिटा दें इसको ना। कुछ पॉइंट्स हैं, लिख लीजिए, फिर अभी एक्सप्लेन उसको भी करते हैं। लिखिए, फ्रॉम रिजोनेंस हाइब्रिड, अभी रिजोनेंस हाइब्रिड बनाए थे ना, उसी की वजह से लिखिए, फ्रॉम रिजोनेंस हाइब्रिड, फ्रॉम रिजोनेंस हाइब्रिड from resonance hybrid of phenol it is clear that it is clear that highly electronegative, अभी लिखिए, बताते हैं, बता चुके हैं वैसे, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव फिनोलिक ऑक्सीजन, फिनोलिक मतलब OH वाला है, फिनोलिक ऑक्सीजन, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव फिनोलिक ऑक्सीजन हैज पार्शली पॉजिटिव चार्ज था कि नहीं ऑक्सीजन पे, ठीक, पार्शली पॉजिटिव चार्ज, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, ठीक। ड्यू टू दिस phenol gives hydrogen atom, due to this phenol gives hydrogen atom as a proton, hydrogen atom gives hydrogen atom as a प्रोटॉन को क्या कहते हैं, H+। इसको प्रोटॉन क्यों कहते हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं। जैसे प्रोटियम, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं ना, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, तो सबसे ज्यादा प्रोटियम पाया जाता है, इसलिए प्रोटियम की बात करते हैं ना। प्रोटियम का जो होता है सिंबल, इसको लिखिएगा नहीं, एटॉमिक नंबर 1, एटॉमिक वेट 1। तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, एक, प्रोटॉन कितने होते हैं 1, न्यूट्रॉन कितने होते हैं 0, क्योंकि एक एटॉमिक वेट में स्टाइल नंबर घटाते हैं तो न्यूट्रॉन आता है ना। तो जब इस पे पॉजिटिव चार्ज हो गया तो मतलब इलेक्ट्रॉन निकल गए, जब इलेक्ट्रॉन निकल गए तो केवल प्रोटॉन ही तो बचा, इसलिए H+ क्या कहते हैं, प्रोटॉन, ठीक। एज प्रोटॉन इजली, यहां हम लिखे क्या है, चीजों को समझिए। हमने क्या लिखा है, फ्रॉम रिजोनेंस हाइब्रिड, अभी जो रिजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाए थे, ठीक, इट इज क्लियर दैट हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव फिनोलिक ऑक्सीजन हैज पॉजिटिव चार्ज, ड्यू टू दिस फिनॉल गिव्स हाइड्रोजन एटम एज ए प्रोटॉन इजली, आसानी से प्रोटॉन देता है। कैसे देता है, चलिए यहां फिर से दिखाते हैं। जैसे यही तो फिनॉल बताए थे हम, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, और यहां क्या था, ऑक्सीजन, यहां क्या था, हाइड्रोजन, यही तो फिनॉल था, ठीक। फिनॉल, इसको क्या कहते हैं, फिनॉल, ये फिनॉल। और आपको बताए थे ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इस पे कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, है ना। और रिजोनेंस हाइब्रिड क्या बताए थे हम, रिजोनेंस हाइब्रिड यही बताए थे, डबल रिजोनेंस हाइब्रिड की बात कर रहे हैं ना। पार्शियल इस पे कौन सा, पॉजिटिव चार्ज था, यहाँ और इस तरह से, और इस पे पार्शियल नेगेटिव,
और यहाँ भी पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल, इसको लिखना नहीं, ये रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर था कि नहीं। अब क्या होगा कि जब ये इलेक्ट्रॉन इसको ले लेगा तो इस पर निगेटिव चार्ज आपस में न्यूट्रल होंगे, आसानी से H+ निकल आएगा ना, तो ये था। अब देखो जब यहां से, जब ये क्या है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मीना है, हाइड्रोजन क्या है, लीना है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो क्या होगा कि फिनॉल आसानी से रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर के कारण फिनॉक्साइड में आयन में कन्वर्ट होगा, फिनॉक्साइड आयन में कन्वर्ट होगा, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, और क्या निकाल देगा H+। इसी को क्या कहते हैं, प्रोटॉन, प्रोटॉन, ठीक। और इसे क्या कहते हैं, फिनॉक्साइड आयन, फिनॉक्साइड आयन। एक चीज और सोचिए, फिनॉक्साइड जो आयन है ये भी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो कर सकता है कि नहीं, करता है, क्योंकि निगेटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, रिजोनेंस पाया गया ना, तो रिजोनेंस यहां भी पाया जाता है। इसीलिए फिनॉक्साइड आयन स्टेबल होता है, फिनॉक्साइड आयन फिनॉल से ज्यादा स्टेबल होता है, इसीलिए आप ये एसिडिक नेचर शो करने की टेंडेंसी में होता है। चलिए इसको भी एक्सप्लेन कर देते हैं, और कैसे रिजोनेंस होता है हम वो भी आपको बताते हैं। चलिए देखते हैं, लिखिए पहले कुछ स्टेटमेंट लिख लीजिए, लिखिए फिनॉक्साइड आयन इज, फिनॉक्साइड आयन इज फिनॉक्साइड आयन इज also stabilized by, also stabilized, also stabilized by resonance, phenoxide ion is also stabilized by resonance, resonance, ठीक, which is as below, which is as below, ठीक। वो कैसे होता है अब यहां देखेंगे, which is as below। देखिए होता क्या है फिनॉक्साइड में, अभी हम आपको बताए थे कि क्या होता है, हाइड्रोजन निकल जाने के कारण उस पर निगेटिव चार्ज आता है, और यहाँ फिनॉल होता है, फिनॉल आप जानते हैं डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, ठीक। इसी को कहते थे फिनॉक्साइड आयन कि नहीं, ये क्या है, फिनॉक्साइड आयन है, फिनॉक्साइड आयन, ठीक। अब देखो ये फिनॉक्साइड रिजोनेंस शो कर रहा है क्योंकि निगेटिव चार्ज है, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड, तो यहाँ रिजोनेंस हो रहा है, तो यानी कि रिजोनेंस यानी कि जो चार्ज है, देखो कोई भी एटम, कोई भी मॉलिक्यूल, कोई भी सोशल लाइफ में भी कोई अपने ऊपर चार्ज नहीं लेना चाहता, कोई भी अपने चार्ज का मतलब ऋण ना, जो देता है उस पर पॉजिटिव चार्ज, जो लेता है निगेटिव चार्ज, कोई किसी को उधार देता है तो उससे लेके अपने आप को न्यूट्रल करता है, कोई जो लिया रहता है तो उसको भी होता है ताकि हम दे दें फ्री हो जाएं, तो मतलब दोनों कंडीशन होता है। तो कहने का मतलब कि ये चार्ज क्या होगा कि पूरे बेंजीन रिंग में डिस्ट्रीब्यूट होता रहेगा, किसी ऑक्सीजन पे स्टेबलाइज नहीं रहेगा। तो जब चार्ज पूरे इस कंपाउंड में मूव करेगा तो चार्ज की डेंसिटी ओवरऑल कम होगी कि नहीं निगेटिव की, इसीलिए जब चार्ज का सेपरेशन हो जाता है, चार्ज का मोबिलाइजेशन हो जाता है, इसलिए मॉलिक्यूल स्टेबल फॉर्म में आ जाता है। चलिए देखिए कैसे, हमने बताया था निगेटिव सिंगल डबल बॉन्ड आपस में क्या करते हैं, रिजोनेंस शो करते हैं, तो यहाँ क्या है निगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो इसका मतलब यहाँ रिजोनेंस हो रहा है, यानी कि रिजोनेंस का मतलब यानी कि अपना ये पाई बॉन्ड इसको दे देगा, उसी समय ये टूट जाएगा। क्यों टूटेगा, क्योंकि ये ऑक्सीजन पेंटावलेंट नहीं होगा, तो क्या होगा इस ऑक्सीजन के कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो जाएगा, है ना, तो यहाँ पाई बॉन्ड पहले से है और यहाँ, तो ये बॉन्ड टूटा तो इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा,
निगेटिव चार्ज। और हम आपको बताए हैं कि चार्जों का मूवमेंट रेजोनेंस में 1 2 3 पोजीशन, यानी कि पहले पोजीशन से तीसरे पोजीशन को होता है। जहां पे होता है वो पहला पोजीशन है ऑक्सीजन, यहाँ दूसरा है और ये तीसरा। तो सीधे ऑक्सीजन से इस तीसरे पे आया कि नहीं आया ना। अब देखो फिर रेजोनेंस पाया जा रहा है कि नहीं, सिंगल बॉन्ड निगेटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। तो यहाँ रेजोनेंस पाया जा रहा है। तो रेजोनेंस पाया जाएगा तो ये अपना पाई बॉन्ड इसको, और इसी समय ये बॉन्ड ब्रेक होगा। तो अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बनेगा, ऑक्सीजन कार्बन डबल बॉन्ड है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, जब ये अपना इलेक्ट्रॉन दिए दोनों, तो इस पे निगेटिव चार्ज डबल बॉन्ड हो गया, और ये इलेक्ट्रॉन को लेके इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, निगेटिव चार्ज आएगा। और ऑलरेडी यहाँ पहले से पाई बॉन्ड है यहाँ, ठीक। अब देखो यहाँ निगेटिव चार्ज सिंगल डबल, तो यहाँ पे रेजोनेंस पाया जा रहा है। तो क्या करेगा, फिर चार्जों का मूवमेंट होगा, इसको दे देगा और साइमल्टेनियसली यहाँ टूट जाएगा। तो अगले स्ट्रक्चर में क्या बन जाएगा, ऑक्सीजन कार्बन डबल बॉन्ड है, ठीक। यहां पहले से डबल बॉन्ड, तो जब ये इसको दिया तो यहां डबल बॉन्ड हो जाएगा, और ये इलेक्ट्रॉन लिया तो इस पे कौन सा चार्ज आएगा, निगेटिव। निगेटिव चार्ज आया कि नहीं, ठीक। अब देखो इस निगेटिव चार्ज के कारण, अब ये देखो यहाँ सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो यहाँ रेजोनेंस हो रहा है कि नहीं। अब जब रेजोनेंस होगा तो फिर क्या करेगा, फिर चार्ज 1 2 3 तीसरे पोजीशन को मूव करेगा, पहला पोजीशन दूसरा तीसरा यही है, तो यहाँ चला जाएगा। देखिए यहाँ नहीं जाएगा क्योंकि सिंगल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड, दो सिंगल बॉन्ड है, तो इसलिए रेजोनेंस यहाँ पर है, इस कार्बन से इस ऑक्सीजन की तरफ है ना। तो अगला स्ट्रक्चर क्या बनेगा, अगला रेजोनेटिंग, तो ये क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉनों को इस सिंगल बॉन्ड को देगा, उसी समय ये बॉन्ड ब्रेक होगा, तो ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, निगेटिव चार्ज। ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, निगेटिव। ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज आ जाएगा, और कार्बन ऑक्सीजन के बीच सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, ठीक। अब देखो यहाँ क्या हो गया, डबल बॉन्ड, क्योंकि इलेक्ट्रॉन दिया, सिंगल फिर डबल है, फिर सिंगल है, फिर डबल है। इस स्ट्रक्चर को देखिए, केवल बॉन्डों की पोजीशन चेंज हो गई। यहाँ डबल था सिंगल हो गया, सिंगल था डबल हो गया, डबल था सिंगल हो गया, सिंगल है डबल हो गया, डबल है सिंगल हो गया, और जहां डबल था वहां सिंगल। तो बॉन्डों की पोजीशन चेंज हो गई, सब एटम वही है, चार्ज जहां था वही है। तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की प्रॉपर्टी। तो एक्चुअली हम आपको बताए थे कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का कोई एग्जिस्टेंस होता नहीं है, तो एक इनकी इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर ड्रा की जाती है, क्योंकि कोई भी केमिकल प्रॉपर्टी ये स्ट्रक्चर शो नहीं कर पाते इंडिविजुअली। तो जो फिनाल की प्रॉपर्टी फिनॉक्साइड आयन की इन सब से मिलती जुलती है ना। तो इसका जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो क्या होगा, तो यही चार्ज पूरे बेंजीन रिंग में मूव कर रहा है कि नहीं। देखो कहां कहां मूव किया, इस पोजीशन, यानी कि इस पोजीशन से इस पोजीशन को आया, फिर इस पोजीशन सीधे इस पोजीशन गया, फिर वहां से वहां। तो चार्ज का मूवमेंट देखो, आर्थो पे गया और पैरा पे गया, मेटा पे नहीं गया है ना। तो इसका मतलब चार्ज का जो मूवमेंट है इस पूरे कंपाउंड में हो रहा है। तो एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर हाइब्रिड बने, इससे जो इसके बेंजीन या फिनॉक्साइड आयन की पूरी कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे, क्योंकि जो बॉन्ड है न तो कंप्लीट कहीं सिंगल बॉन्ड है, न कंप्लीट कहीं डबल बॉन्ड। तो इसका मतलब इनके बीच की कंडीशन है पार्शियली डबल बॉन्ड है, न पार्शियली प्योर सिंगल बॉन्ड है, न प्योर डबल बॉन्ड। तो यहाँ पार्शियली कंपाउंड में पार्शियली क्या है, पार्शियली डबल बॉन्ड है, ठीक। तो यानी कि कहाँ से, ऑक्सीजन से भी होके जा रहा है, तो इसलिए पार्शियली, यानी कि इलेक्ट्रॉनों का मूवमेंट दिखाया गया। और है क्या, आपको पता था इस ऑक्सीजन पे क्या था, पार्शियल निगेटिव, और फिर निगेटिव चार्ज मूव कहाँ हुए, आर्थो से पैरा पोजीशन, यानी कि ये आर्थो हो गया, ये आर्थो हो गया, और ये पैरा पोजीशन। तो ये था रिजोनेटिंग हाइब्रिड स्ट्रक्चर, और ये सब है रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इतनी बात समझ में आया आपको। तो इसे क्या कहते हैं, रिजोनेंस हाइब्रिड। कौन रिजोनेंस हाइब्रिड है, ये वाला, ठीक। और ये बाकी स्ट्रक्चर कैसे हैं, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। यहां से लेके यहां तक
ये सारे कैसे हैं? रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं। ये क्या है? रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इसी को कैनोनिकल स्ट्रक्चर भी कहते हैं या कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर भी कहते हैं, है ना। ये रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं, दिख रहा है ना, ये रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है और ये रिजोनेंस हाइब्रिड है, ये वाला। ठीक, तो यहां पर एसिडिक प्रॉपर्टी आप एक्सप्लेन कर पाएंगे, क्यों एसिडिक हुआ, कैसे हुआ, सारी चीजें हम आपको यहां बता दिए। ठीक, अगली प्रॉपर्टी आप लिख लीजिए। अब देखिए होता क्या है, किसी भी कंपाउंड का एसिडिक नेचर कई चीजों पर डिपेंड करता है, तो हम थोड़ा इसके बारे में सीखेंगे। अगर फिनॉल से कुछ ग्रुप लग जाएं तो एसिडिक स्ट्रेंथ पे क्या इफेक्ट पड़ता है, तो अगला हेडिंग आप लिखेंगे, लिखिए इसमें, इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूट्स ऑन एसिडिटी ऑफ फिनॉल। हेडिंग डाल लीजिए आप, यानी कि दूसरी केमिकल प्रॉपर्टीज हम पढ़ेंगे अब। इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूट्स on acidity of फिनॉल। फिनॉल की एसिडिटी पर सब्स्टिट्यूट का क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक, चलिए इसको हम कल एक्सप्लेन करेंगे, कल पढ़ेंगे। बस आज यहीं तक रखते हैं। ओके, थैंक यू।